हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 3 करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र को हम क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। ठीक है, ये लिखा है किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। और भारत के मानचित्र में आप जब देखेंगे तो छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक क्या बनाती हैं? नदी बना देती हैं। नदियों का निर्माण कहाँ से होता है वो भी हम बताते हैं अभी आपको, लेकिन पहले ये देखते हैं क्या लिखा है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय से होता है। नदियाँ कहाँ से निकलती, कैसे निकलती? देखो, ये क्या है? हमारे एक तरीके से पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ों पे फिर इसके ऊपर बर्फ़ रहती है, ग्लेशियर होती है। ग्लेशियर से छोटे छोटे नाले टाइप के निकले ये, और एक ही सब नाले इकट्ठे होकर निकले और आगे को बढ़े। जब ये आगे बढ़ेंगे तो एक नदी बनेगी, लेकिन अभी भी ये नदी छोटी रहेगी। फिर कहीं और से एक नदी आएगी, वो दूसरे में मिलेगी। इस तरह से अब पहाड़ों के आपने देखा नाले मिलके यहाँ से एक नदी चलने लग गई। यहाँ से एक नदी इसमें मिल जाएगी, छोटा सा और नाला मिल जाएगा, फिर नदी का पानी और बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से और बड़ी मिलेगी, फिर यहाँ से और बड़ी मिलेंगी। इस तरह से नदियाँ मिलती रहेंगी और नदी आगे को बढ़ती रहेगी, उसका पानी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये कहीं से भी ज़्यादातर नदी कहाँ से निकलती है? हमारी ग्लेशियर से। ठीक है, और कुछ हमारे कहाँ से निकलती हैं? झीलों से। और बाद में जाके लास्ट में जाके सारी नदियाँ कहाँ में गिर जाती हैं हमारी भारत की? या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, दो जगह गिरती हैं। ठीक है, देखते हैं नीचे क्या है। इधर ये लिखा है, ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत तथा भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को बताते हैं। क्या है ये? देखो, ये है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ से पहाड़ों पे से निकली ये नदी। ठीक है, अब जब ये नदियाँ आपस में, एक मेन नदी ये है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही हैं। देखो, एक नदी में दूसरी, दूसरी में तीसरी, ये सब नदियों का जाल है। ये एक नदी ये है, ये देखो, यहाँ पर भी इस तरह से आपस में एक दूसरे से ही मिल रही हैं। ठीक है, अब दो नदियों के बीच में जो ये ऊपरी भाग है, इसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। कोई आपसे पूछे जल विभाजक क्या होता है? दो नदियों के बीच में जो ऊपरी भाग रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? जल विभाजक। उसके वही ये लिखा हुआ था, पर्वत तथा ऊंची भूमि दो पड़ोसी अपवाह, मतलब दो पड़ोसी अपवाह देखे अभी आपने ऊपर, उनके बीच में जो ऊपरी भाग रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी क्या है? अमेजन नदी है। भारत की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी कौन सी है? पता ही होगा आपको, कौन सी है? गंगा। ठीक है, अब भारत में अववाह तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तरह से हमारे भारत में नदियाँ आती हैं। एक तो हिमालय से निकलती हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है? गंगा। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली नदियाँ हैं, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ इनमें से बारहमासी होती हैं, कुछ मौसम में बहती हैं। मतलब बारहमासी मतलब जो साल भर जिनमें जल बहता रहता है, और कुछ मौसम में होती है, जैसे बारिश पड़ी और तब बहना, और उनमें जल बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सब इसी के बारे में आप ये पढ़ लेंगे। अब देखेंगे गार्ज क्या होते हैं। गार्ज क्या होते हैं? जब नदी पहाड़ से ऊपर की ओर से गिरेगी, मैंने भी बताया था पहाड़ ऐसे है, पहाड़ के ऊपर से जब नदी नीचे आएगी तो वो क्या होगी? बड़े पहाड़ को काट देगी। कैसे काटेगी? देखो, ये एक बड़ा पहाड़ है, नदी का पानी आया और इसने यहाँ से इसे निकल कर नीचे आना है ऐसे करके, तो ये इसे फाड़ देगा बीच में से, धीरे 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 धीरे, और इसमें पत्थर, रेता, बजरी सब आके क्या होता है? बहने लग जाता है। यही है, देखो, एक पहाड़ को इसे काट के बीच में से निकली है नदी ये। तो ये जो इधर भी फिर पहाड़ी का हिस्सा रह जाता है, इधर भी पहाड़ी का हिस्सा रह गया, ये इसके बीच में नदी बह रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गार्ज। क्या बोलते हैं? गार्ज ये होता है। आगे देखिए, ये देखिए नदी का तंत्र। नदी तंत्र कैसा होता है? नदी तंत्र यहाँ से मैंने बताया था, फिर से वही चीज़ आ जाइए, पहाड़ों से नदी निकली। ठीक है, ग्लेशियर से छोटे छोटे नाले बने, नालों से फिर एक नदी मिली, फिर छोटी छोटी नदियाँ और मिली, तो क्या होता है? नदी स्रोत। जहाँ से नदी बनना शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नदी स्रोत। क्या बोलते हैं? नदी स्रोत। जैसे ये ग्लेशियर से निकल कर आए ना नाले, तो ये क्या होता है? नदी स्रोत। इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं। देखो, ये जो लाइनें हैं क्या है? ये नदियाँ मिल रही हैं इसमें आके। क्या हो रही है? ये नदियाँ आके इसमें मिल रही हैं, ये देखो। ठीक है, अब जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये जो बीच में, तो ये गार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे आपको गार्ज है। तो ये ऊपरी भाग जो है ये वाला, इसे बोलेंगे हम ऊपरी भाग। ठीक, तो ये नदियाँ आ रही है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो ये पहला भाग हिस्सा है, इसी से वो क्या बोलते हैं? बाल अवस्था, नदी की बाल अवस्था। दूसरा है मध्य भाग, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, इसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था। क्या बोलते हैं? यौवन अवस्था। इसमें क्या होती है? नदी आती रहती है आगे और ये मैदानों में आ जाती है।
जो बाल अवस्था होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ होती है, मैदानों में आ गई अब नदी। मध्य अवस्था जिसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था। ठीक, अब पूछता है कोई विसर्प क्या होता है। विसर्प क्या होता है, देखो नदी जब बह रही है, जो वहाँ तो ढाल था, पहाड़ों पे ढाल था, तो नीचे को नदी ऐसा आई तो उसका पानी की क्या था, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन मैदान में क्या होता है, अपनी इस पानी क्या आता है, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए इस तरह से ये विसर्प के आकार में पानी बहते हैं। आपने नदियाँ देखी होंगी तो इस तरह से बहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, विसर्प। और जहाँ पर एक नदी दूसरी नदी से आके मिल जाती है, देखो एक नदी आई, ये मिल गई यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, संगम। क्या बोलते हैं इसे, संगम। जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और नदी के इस तरह के चलने को क्या बोलते हैं, विसर्प। ठीक है, चलो अब हम और आगे आ गए। जब मैदान से आगे आगे जाने के बाद नदी अपनी वृद्ध अवस्था में आती है। तीसरा भाग क्या होता है, वृद्ध अवस्था या निचला भाग। पहले आपने पढ़ा उच्च स्थान, या मैं दोबारा दिखा देता हूँ। पहला भाग था ऊपरी भाग या उच्च स्थान, या इसे बोलते हैं हम बचपन या बाल अवस्था। दूसरा है मध्य भाग, जिसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था। और तीसरा है हमारा निचला भाग या वृद्ध अवस्था। इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा गोखुर, अब ये है गोखुर। क्या है गोखुर, क्या है, देखो नदी ऐसे गई, जब ये ऐसे करते करते होती है तो पानी क्या होता है, कभी यहाँ ना जाकर सीधे यहाँ को आ गया, और इतना ये जैसे नदी आई इस तरह से, ये अब क्या होगा, एक बार को पानी, मैं दोबारा बना देता हूँ, इस तरह से नदी आ रही है। कभी पानी की स्पीड ज़्यादा आई, मौसम आ गया बारिश का, ये पानी की स्पीड ज़्यादा हो तो ये पानी यहाँ नहीं जाकर सीधे ऐसे निकल गया, तो ये हिस्सा तो सूखा रह जाएगा, यहाँ तो पानी नहीं आया अब, क्योंकि इस बार पानी यहाँ आकर निकल गया। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है, देखो पहले ये पानी ऐसे बहता था ये, तो इस बार क्या हुआ, पानी ज़्यादा आया होगा कभी, तो ये यहाँ ना जाकर ये वापस यहाँ को आ गया, तो ये जो हिस्सा रह गया यहाँ पर बन जाती हैं झीलें। तो इन्हें क्या बोलते हैं, गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। गोखुर झील क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखोगे जानवरों के पैर का आकार बन जाता है, देखो ये बन रहा है पाइप गोखुर का आकार, तो ये गोखुर हो जाता है। फिर आगे आई नदी और आगे आई, यहाँ तक क्या होता है, पानी की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और इसमें काफ़ी मलबा, जो रेता बजरी मिट्टी जो जो आती है वो बहकर इसमें आता है, तो काफ़ी पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये डेल्टे बनते हैं। डेल्टा कैसे बनता है, जैसे नदी आई, नदी का पानी फैल गया इस तरह से, और बीच बीच में जो सूखी भूमि बन रह जाती है, ये पानी फैल के इसके आसपास निकल जाता है, ये सूखी भूमि जो है क्या कहलाती है, डेल्टा। जैसे ये है डेल्टा ये। और भारत में सबसे ज़्यादा भारत में डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, आपको पता ही है। ठीक है, यही इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसमें स्टडी करेंगे तो। एक नदी अपने साथ सिल्ट बालू का संवहन करती है। मध्य व निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प गोखुर अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये सब मैंने आपको भी इसी में बता दिया, आप पढ़ लेना। ठीक है, और अब आता है सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी का तंत्र। सिंधु घाटी का तंत्र अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। अब सीधे हम मानचित्र पे चलते हैं, चित्र से जल्दी समझ में आएगा। देखो सिंधु घाटी का नदी तंत्र। सिंधु घाटी की जो नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है वो हम डिस्कस करेंगे पहले। यह है हिमालय क्षेत्र, और हिमालय में मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम सिंधु। वही सिंधु यहाँ गई, ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ गई, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में होते होते ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये हमने देखा सिंधु के बारे में। सिंधु हमें कहाँ से निकली, कैलाश मानसरोवर झील से। दो भागों में इसके आते हैं नाले, यहाँ तक तो हम नाले ही कहेंगे, नदी कहेंगे, छोटी सी नदी, लेकिन बड़ी नदियाँ बन गई सिंधु नदी। ये हिंदुस्तान से निकल गई और हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान आ गई। चलो ठीक है, सिंधु नदी। अब हम दूसरी नदी ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है, बुलर झील, ये आ गई, ये भी कैलाश मानसरोवर से आई एक दूसरी नदी, और ये नदी का नाम क्या है, व्यास नदी। ये व्यास नदी आई ऐसे होते होते और ये आगे मिल गई यहाँ फिर से सिंधु नदी में। ठीक, यहाँ बुलर झील से एक नदी निकली जिसका नाम है चेनाब। एक नदी और आई इधर से जिसका नाम है झेलम। झेलम और चेनाब मिलकर आगे बढ़ी। ठीक है, और इधर से आई एक रावी नदी और ये सीधे आके सतलज में मिल गई। तो तीन नदियाँ कौन कौन सी, चेनाब, रावी और
व्यास, ये सतलज में मिल गई, और सतलज में मिल के बाद ये सारी नदियाँ सब सिंधु में मिल गई। कहाँ? पाकिस्तान में आके। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। तो पहले ये सभी झीलें कहाँ से निकली? सिंधु झील नदी, सिंधु नदी सीधे पाकिस्तान चली गई, इसमें कुछ नहीं मिला अभी। कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में जाके मिलेंगी। कौन कौन सी? बुलर झील से निकली हमारी कौन सी? चेनाब। बुलर के पास में से एक नदी और निकली झेलम, और एक ही रावी नदी आई। झेलम, चेनाब और रावी तीनों मिलके किस में आ जाती हैं? सतलज में मिल गई। व्यास और सतलज गोविंद सागर झील के पास मिल गई, और ये आगे सतलज नदी में चली रही। ठीक है, सतलज और ब्यास मिलके, और ये फिर से आके सिंधु में मिल गई। और सिंधु का सारा पानी किस में जाके गिरेगा हमारा? ये सिंधु नदी अब आगे आ गई, तो सिंधु नदी का सारा पानी कहाँ गिरेगा हमारा? अरब सागर में जाके। ठीक है, ये तो था सिंधु का नदी तंत्र। अब हम देखते हैं थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी में वही लिखा हुआ देखो, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? कैलाश मानसरोवर झील के पास से, जो तिब्बत में है, और ये बहती हुई जम्मू कश्मीर के से लद्दाख ज़िले से होती कहाँ चली गई? पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें फिर क्या थी? इसकी सहायक नदी क्या थी? जास्कर थी, नबूना, नुब्रा, श्योकी क्या है? इसकी सहायक नदी है जो सिंधु में आके मिल जाती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हुई पाकिस्तान पहुंच जाती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है, जो मैंने अभी आपको नक्शे में अभी मैंने दिखाया। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में गिर जाती है, ये भी हमने अभी नक्शे में देखा। ठीक है, और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा पंजाब से शेष पाकिस्तान में। देखो सिंधु नदी कहाँ कहाँ जाती है हमारी? भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, बाकी पाकिस्तान में। टोटल लंबाई अगर आपसे कोई पूछे सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर है। ठीक, और क्या है? सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। बस अब क्या है? सिंधु जल समझौता देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता क्या है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। जिसमें क्या होता है कि जितना भी पानी है उस पानी का 20% उपयोग कौन करेगा? भारत, और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। ठीक, इस जल का उपयोग हम जो 20% पानी है वो हम कहाँ कहाँ के लिए यूज करते हैं? पंजाब, हरियाणा, एक मिनट क्या हुआ? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए। तो ये था सिंधु जल। यहाँ तक आप अभी देख लीजिए, आगे का मैं अभी बाद में बताता हूँ।